क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ इस्लामाबाद से शरीके गुफ्तगू हैं जनाब कामरान यूसुफ साहब। कामरान यूसुफ सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इस वक्त एक्सप्रेस ट्रिब्यून के नाम से जो अंग्रेज़ी अखबार है उसके साथ काम करते हैं और इसके अलावा एक्सप्रेस टीवी पर एक प्रोग्राम होस्ट करते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया के लिए भी काम करते हैं। पिछले 15 साल से फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पर काम करते रहे हैं। कामरान साहब, वेलकम टू द शो। जी बहुत शुक्रिया शकील साहब। अच्छा कामरान साहब, आजकल आपको पता है कि हमारी इकानमी के जो हालात हैं और हमारे यहाँ बैनुल अक़वामी जो है इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही और हमें जो कर्जे चुकाने के लिए मजीद कर्जे लेने पड़ते हैं, तो उसमें बहुत से लोगों का ये कहना है कि इसका रूट कॉज जो है वो हमारे इंडिया के साथ बुरे ताल्लुकात हैं। अगर हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे होते तो हमारी इकानमी की हालत बहुत बेहतर होती, लेकिन हमने उस पर तवज्जो नहीं दी। तो उसके बजाय हमारा जो नैरेटिव है वो नैरेटिव ऑफ हेट ही रहा। मुनीर नियाजी ने एक दफ़ा कहा था, गैर से नफरत जो पाली खर्च खुद पर हो गई, जितने हम थे हमने खुद को उससे आधा कर लिया। आज भी जो है हमारा जो नैरेटिव है उस पे हम आज सिरे नौ गौर करने की ज़रूरत महसूस नहीं करते, उसको ज़रूरी नहीं समझते कि हम उसको रिवाइज करें। तो आप क्या देखते हैं, कैसे हम इन मसाइल से निकल सकते हैं और कैसे इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, और क्या ये एक डिजायरेबल चीज है? देखें, ये तो बड़ा अहम सवाल भी है और इसका जवाब देना शायद मुश्किल भी है, क्योंकि ये इतना आसान अगर इसका हल होता तो शायद मैं और आप यहाँ पर बैठ के ये गुफ्तगू ना कर रहे होते। जहाँ तक आपने नैरेटिव की बात की, एटलीस्ट ये चीज़ तो ज़रूर जो मेरी इंटरेक्शन होती है, जो यहाँ पर पॉलिसी साज हैं, जो फैसला साज हैं, एटलीस्ट ऑफ द रिकॉर्ड एक रियलाइजेशन तो उनको ज़रूर होती है कि अगर हमने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर मजबूत करना है, तो वो मुमकिन नहीं है बगैर इसके कि जब तक हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर ना हों, और सबसे बढ़कर भारत के साथ जब हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे, जब तक जो रूट कॉज या मसला है कश्मीर है वो हल नहीं होगा। शायद इसी वजह से अगर आप देखें तो जो हमारी अस्करी क़यादत है, कुछ अर्सा पहले ही आपको पता है कि नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे आर्मी चीफ हैं, उन्होंने एक ही बात की कि अब वो पाकिस्तान को माजी में जो कुछ होता रहा वो एक अलग कहानी है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं पाकिस्तान को जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक्स तक, और उसके लिए वो माजी को भुलाकर आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो है यही कि इस नारे को या इस बयान को एक्चुअली ट्रांसलेट कैसे किया जाए। जब जमीनी हकायक आप देखते हैं तो शायद लगता ये है कि अभी तक ये बयानबाजी की हद तक है कि अगर हमने वाकई ही अपने आप को एक ट्रांसफॉर्म करना है जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक्स तक, तो उसके लिए फिर हमें एक्चुअली जमीन के ऊपर और प्रैक्टिकली वो स्टेप्स लेना होंगे। तो रियलाइजेशन जरूर है, वो स्टेप्स कैसे लिए जाएं वो मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और कोशिश, जब आपने पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की बात की, तो बावजूद इसके के हालिया सालों में, खास करके जब से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दूसरी दफा मुंतखब होकर के आए, कशीदगी दोनों ममालिक के दरमियान रही, लेकिन ये भी देखा हमने कि बिहाइंड द सीन खुफिया सिफारतकारी के जरिए एक कोशिश की गई कि किसी तरीके से ताल्लुकात में कुछ बेहतरी लाई जाए। कुछ उसमें कामयाबी जरूर मिली, लेकिन लगता यह है कि मंजिल अभी बहुत दूर है। जी कामरान साहब, अंग्रेजी में कहते हैं द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग। तो बातें तो हमने भी सुनी हैं कि भाई जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक, लेकिन उसका कोई अमली जो है ना सबूत नहीं मिला। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बतौर कॉमर्स मिनिस्टर इंडिया के साथ ट्रेड की इजाजत दी और बतौर प्राइम मिनिस्टर उससे मुनहरिफ हो गए, उससे पीछे हट गए। इसी तरह से आर्मी चीफ ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में ये कहा था कि मैंने अपने एक इदारे से ये रिसर्च करवाई कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान अगर ट्रेड होती है तो किसका ज्यादा फायदा है। तो उस इदारे ने यह कहा कि पाकिस्तान का ज्यादा फायदा है, लेकिन उस वक्त उस तरफ हमें कोई पेशरफ्त, कोई ब्रेक थ्रू नजर नहीं आता। तो क्या हम जो है अपने ही जो बयानिया है उसके एक असीर और उसके प्रिजनर बन के रह गए हैं? क्योंकि 70-75 साल तक हमने जो नफरत बेची
अब हमें समझ नहीं आती कि उससे हम यू टर्न कैसे लें। इज दैट द प्रॉब्लम? देखिए, ये ज्यादा ओवर सिंप्लीफाई करने वाली बात है कि हमने ही सिर्फ नफरत बेची। ऑफ कोर्स के ताली कहते हैं दोनों हाथों से बचती है। अब ये कहें कि सिर्फ पाकिस्तान उसका कसूरवार है, ये भी नहीं है। लेकिन क्योंकि चलें हम पाकिस्तान की अगर बात कर रहे हैं, तो जाहिर है कि गलतियां, खामियां, कोताहियां हमसे जरूर हुई हैं। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि उसकी कीमत भी हमने चुकाई है। मतलब मैं 15-16 साल से पाक भारत ताल्लुकात को और जो इनके दरमियान टेंशन हुई, मुज़ाकरात के अदवार हुए, फॉलो करता रहा हूँ। तो हमारी अपनी कोताहियों की वजह से हमारी पोजीशन कश्मीर के ऊपर इवन अब मुज़ाकरात की सतह पे जाएंगे तो डाइल्यूट हुई है। और उसमें हमारी अपनी कमजोरियां हैं। मतलब मैं अगर पीछे चला जाऊं, बहुत दूर नहीं, जब 1999 में गालिबन जब उस वक्त के भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के दौरे पर आए, बस यात्रा थी उनकी, और बड़ा तारीखी दौरा उन्हें करार दिया गया। मैं सोचता हूं कि अगर उस वक्त पाकिस्तान की कश्मीर पर जो मौकफ था और उस वक्त जो भारत कश्मीर पर बात करता था, अगर वो जो प्रोसेस था वो आगे चलता, वो कामयाब रहता, तो क्या पाकिस्तान को उस वक्त कश्मीर के ऊपर बेहतर बारगेन मिल सकती थी, बेहतर फायदा हो सकता था, या आज? लेकिन हमारी अपनी कोताहियों की वजह से, बहुत सी अपनी गलतियों की वजह से आज भारत उस नुक्ते पर आ गया है कि वो तो कश्मीर पर बात तो दूर की बात, वो तो ये कहता ही नहीं है कि कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है 2014 में गालिबन मैंने भारत के दौरे पर गया, तो उस वक्त जो हमारी मुलाकात वहां पे हुकाम से हुई, वहां के जो फॉरेन सेक्रेटरी, वहां के फॉरेन मिनिस्टर से हुई, तो उन्होंने अपनी जो बातचीत का आगाज, मुलाकात का आगाज ही पाकिस्तानी सहाफियों के साथ इस बात से किया कि भारत कभी भी इस बात से डिनाई नहीं करता कि मसला है कश्मीर जो है हल तलब नहीं है, या मसला है कश्मीर मसला नहीं है, क्योंकि उनको हमारी सेंसिटिविटी का पता था। लेकिन 2014 को ले लें, जब वो उनके जो हुकाम थे वो खुल के इस बात का एतराफ करते थे कि यस, कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी एंड इट हैज टू बी रिजॉल्व बिटवीन द टू कंट्रीज। लेकिन अब जो सूरत हाल है कि भारत तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मसला है कश्मीर जो है वो को मसला भी है। तो हमारी पोजीशन जो है वो इतनी डाइल्यूट हुई है, और उसकी वजह यही है कि एक कंफ्यूजन हमें नजर आती है। जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हालिया कुछ एफर्ट्स हुई, बैकडोर एफर्ट्स के जरिए, कि ताल्लुकात को मामूल पे लाया जाए, और उसमें शायद इस दफा माजी के बरक्स जो हमारी अस्करी क़यादत है उसकी ज्यादा ख्वाहिश थी, और उन्हीं की एफर्ट्स की वजह से हमने देखा कि 25 फरवरी को जो दोनों मुल्कों के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो जंगबंदी है उसको रिन्यू किया गया। उसका अगला जो मरला था कि पार्शल जो ट्रेड रिज्यूम की जाए। लेकिन फिर वो यही हुआ कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, उन्होंने, काबीना ने वो फैसला उसको रद्द कर दिया, तो कि ईसीसी ने पहले उसकी मंजूरी दी, और उसकी वजह यही थी कि उनको ये लगा कि पब्लिकली इसको सेल करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पब्लिकली खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक पोजीशन ले रखी है और ले रखी थी कि जब तक भारत 5 अगस्त 2019 के जो इक़दामात उनको वापस नहीं लेता, उस वक्त तक भारत के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। ना उनके साथ तिजारत खोली जा सकती है, ना उनके साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो नॉर्मल हो सकते हैं। तो इस हद तक बात ठीक है कि हम अपने ही नैरेटिव के, आप समझ लें कि हॉस्टेज हैं। अब इसको ब्रेक कैसे किया जाए? आई थिंक उसके लिए आपको बहुत बड़ा दिल गुर्दा चाहिए, और दोनों अतराफ से चाहिए, कि क्या कोई पाकिस्तान का लीडर आके ये कह सकता है कि मौजूदा जो जमीनी हकायक हैं, इसमें अगर हम ये माने कि जी कश्मीर पर जो हम चाहते हैं, या जो हमारा मौकफ है, या जिस तरीके से हम हल चाहते हैं वैसे ही मिलेगा, ये मुमकिन नहीं है। तो लेट्स फाइंड सम आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन। लेकिन क्या ये किसी लीडर के अंदर कहने की हिम्मत है? वो बेशक कोई फौजी लीडर हो या कोई सिविलियन लीडर हो, मेरा ख्याल में मौजूदा जो इस वक्त हालात हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। और उसकी वजह यही है कि पहले हमने खुद ही लोगों को ये ख्वाब दिखाया, खुद ही लोगों को बताया कि कश्मीर जो है वो आप कह लें कि हमारी शहरग से भी करीब है, और उस पर कोई समझौता नहीं होगा। तो फिर अगर हम ये 70 साल से ये मंजन बेचते रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये बहुत मुश्किल है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक कहीं ना कहीं जाके इस स्टेटस को ब्रेक करना पड़ेगा, और जमीनी हकायक को सामने रखते हुए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कश्मीर के ऊपर कोई सौदेबाजी करें, कश्मीर को बिल्कुल भारत को दे दें, लेकिन मौजूदा जमीनी हकायक को सामने रखते हुए, अपने मसाइल को और अपने वसाइल को सामने रखते हुए कोई प्रेगमेटिक अप्रोच लेनी पड़ेगी। और उसके लिए जाहिर है कि आपको एक ऐसे लीडर की जरूरत है कि जिसके अंदर इतनी हिम्मत और हौसला हो कि वो फिर क्रिटिसिज्म जो है वो बर्दाश्त भी कर सके। तो वो अभी मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की सूरत हाल है कि हम ये काम कर सकें। और इसी वजह से, क्योंकि पार्शल ट्रेड बहाल करना, ट्रेड तो पहले भी दोनों मुल्कों के दरमियान हो रही थी,
अब ये हालत है कि अगर पार्शली आप ट्रेड बहाल करने की बात करते हैं, तो उसी फैसले को आप अवाम के अंदर बेच नहीं पाते। तो कश्मीर के ऊपर बड़ा समझौता करना, ये तो बहुत दूर की बात है। जी कामरान साहब, मेरा तो ख्याल ये है कि पाकिस्तान में अवाम को कश्मीर के बारे में एजुकेट नहीं किया गया, उनको चंद जज्बाती नारे बताए गए। मसलन कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, और इस पे किसी ने कोई क्रिटिकली सोचने की कोशिश नहीं की कि भाई अगर कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग होता तो पाकिस्तान 74-75 साल से जिंदा कैसे है। तो इस तरह के जो जज्बाती नारे हैं उन्हीं के ऊपर हमारा गुजारा है। और आज भी आप मार्केट में चले जाएं, किसी इवन यूनिवर्सिटी में चले जाएं और लोगों से पूछें कि मसला कश्मीर कैसे पैदा हुआ, तो 99.9% लोग भी शायद इससे बिल्कुल अनअवेयर होंगे। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इसका मुतालिया किया हो। तो सर मैं आपको 2-3 फैक्ट्स बताता हूं जो आवाम को नहीं बताए जाते। सर एक तो जो पठानों से हमला करवाया गया, ट्राइबल इन्वेजन 22 अक्टूबर 1947 को, उसके बारे में लेफ्टिनेंट कर्नल सिकंदर बलोच ने नवाए वक्त जैसे अखबार में लिखा, जो इतना हाईली पेट्रियोटिक अखबार है, और ये 2013 की बात है। आई कैन सेंड यू दैट आर्टिकल, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने बहुत गलतियां की कश्मीर पे, बल्कि पूरा केस ही मिसहैंडल किया, और सबसे बड़ी गलती ट्राइबल इन्वेजन था, जबकि हमने कश्मीर के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था कि हालात को जूं का तूं रखा जाएगा, कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। 22 अक्टूबर को हमने ट्राइबल इन्वेजन करवाया। उससे महाराजा जो था, जिसका इरादा था कि मैं ना पाकिस्तान के साथ जाऊं ना इंडिया के साथ जाऊं, इंडिपेंडेंट रहूं, वो उसके हाथ हमने मजबूर कर दिए कि वो इंडिया के साथ चला गया। उसने इंडिया से कहा कि जी मुझे बचाओ, पाकिस्तान ने मुझ पे हमला करवा दिया है। और उसके बाद वो कहते हैं कि सारी सप्लाईज कश्मीर की पिंडी से जाती थी, उनकी पेमेंट भी हो चुकी थी, फिर भी हमने वो रोक दी। वो कहते हैं कि जब कश्मीरियों का दिल जीतने की जरूरत थी, हमने उनको भूखों मारने की कोशिश की। फिर हमने डिप्लोमेटिक लेवल पे कोई एफर्ट नहीं की। शेख अब्दुल्ला ने अपने लोग भेजे लाहौर, और कोई पाकिस्तान का सीनियर बंदा उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद भी कामरान साहब, सरदार पटेल जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ऑफर की कि आप जूनागढ़, सॉरी जूनागढ़ नहीं, हैदराबाद दक्कन, हैदराबाद दक्कन ले लें और कश्मीर को हम आपको दे देते हैं, आप कश्मीर ले लें। उस पे सरदार शौकत हयात ये कहते हैं कि मैंने लियाकत अली खान से कहा कि ये अच्छी ऑफर है। और आपको पता है कि सरदार शौकत जो थे उस वक्त पंजाब के एक मिनिस्टर थे, और पंजाब के कोई 50 मिनिस्टर नहीं होते थे, 3-4 ही मिनिस्टर होते थे। उन्होंने कहा कि लियाकत अली खान से मैंने कहा कि सर ये बड़ी अच्छी ऑफर है, ये आप कबूल कर लें। लियाकत अली खान ने कहा, शौकत तुम मुझे पागल समझते हो कि मैं इतनी बड़ी हैदराबाद जैसी रियासत, बड़ी रियासत छोड़कर कश्मीर की चंद पहाड़ियां ले लूं। तो उस वक्त जो था, हमें दौलत बहुत अट्रैक्ट करती थी। हैदराबाद जूना ये हैदराबाद दक्कन था, वो बहुत अमीर रियासत थी, और उसका जो रूलर था उसके बारे में कहा जाता है कि वो उस वक्त दुनिया का अमीर तरीन आदमी था। उस वक्त हमें नहीं लगता था कि कश्मीर हमारी शार आ गया। तो सर हमने इतने अपॉर्चुनिटी जाए की, मिस की, और अवाम को नहीं बताते। अगर आपने ये चीजें अवाम को बताई होती तो आज तक कश्मीर का मसला हल हो चुका होता। सर इसके बाद 65 की जंग हुई, जब आपने ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया, उसके बाद एमबी नकवी एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने ये लिखा कि हमने 65 में ताकत इस्तेमाल करके देख ली कश्मीर हासिल करने के लिए, वो हम कामयाब नहीं हुए। उस वक्त हमें एहसास हो जाना चाहिए था, इनफ इज इनफ, लेट्स मूव ऑन। लेकिन किसी भी हुकूमत में इतनी जरूरत नहीं थी कि वो अवाम को सच बताती। भुट्टो साहब के बारे में कहीं मैंने पढ़ा कि जब 72 का शिमला मुआहदा हुआ, तो उस वक्त इंदिरा गांधी ने यह कहा कि भुट्टो साहब आए, इस मसले को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें, जो आपके पास है आप रखें, जो हमारे पास है हम रखें। भुट्टो साहब ने कहा कि मैं अगर आपके पास ये मान के चला गया तो लोग मेरी तिक्का बोटी कर देंगे, मुझे कुछ टाइम दो, मैं 6 महीने में पब्लिक ओपिनियन को तैयार करता हूं, एंड देन वी कैन हैव दिस एग्रीमेंट। एंड दैट टाइम नेवर केम। और आज हम देखिए कि हमने अपनी इकोनॉमी को तबाह कर लिया है, अपनी एजुकेशन को तबाह कर लिया है, हमने अपने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर लिया है। आज हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, हम बैनुल अक़वामी भिखारी बन गए हैं। 1 अरब हमें देना होता है आईएमएफ को, तो हम किसी चाइना से पूछते हैं, चाइना कहता है जी मेरे पास नहीं है, फिर सऊदी अरब से पूछते हैं, फिर यूएई से पूछते हैं।
तो क्या पढ़े लिखे जो तबकात है, थिंकिंग सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन, वो क्यों नहीं बोलते इस मसले पे, क्यों नहीं अवाम को गाइड करते सही लाइंस पे? देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर हालिया सालों में इसकी मिसाल ऐसे ही है। देखें, आप जो ये जो हकायक की बात कर रहे हैं, खुल के बात हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि सिल्वर लाइनिंग ज़रूर है कि ये डिस्कशंस, ये डिबेट्स, एटलीस्ट जो आप पढ़ा लिखा जो तबका है, ज़रूर इसके ऊपर बात हो रही है कि क्या हम जो इतने अरसे से जिस तरीके से ये कर रहे हैं और अपना पूरा मुस्तकबिल दांव पे लगाया हुआ है, तो क्या ये पॉलिसी हमारी ठीक है? और शायद यही वजह है कि आपको चलें बयानात की हद तक की, जो आपकी अस्करी और सिविल क़यादत है, वो ये कहने पर तो मजबूर हैं या ये कहते हैं कि हम भारत के साथ या जो जितने हमसाया ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर करना है और बगैर पीसफुल नेबरहुड के जो पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसको जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को जियो इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट करना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो कहीं न कहीं ये रियलाइज़ेशन है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन तल्ख़ हक़ाइक़ की आप बात कर रहे हैं, क्या हमारे अंदर इतना हौसला और हिम्मत है कि वो खुल के लोगों के बताएं? क्योंकि एक बड़ी थिन लाइन है। आपको पता है कि जब आप इस तरह का क्रिटिकल व्यू लेते हैं तो जाहिर है कि आपके खिलाफ गद्दारी के फतवे भी जारी हो जाते हैं कि ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं। तो शायद इस वजह से लोग जो हैं वो थोड़ा कतराते हैं। लेकिन ये बात भी अपनी जगह पे मौजूद है कि इसके ऊपर अब डिस्कशंस और डिबेट्स जो हैं वो बिल्कुल हो रही हैं और एट द एंड ऑफ द डे जो आपने पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो सिचुएशन है, इस सूरत हाल में मेरे ख्याल में हमारे पास कोई चारा नहीं है। और सबसे बड़ा आई थिंक आई स्ट्रांगली फील एंड बिलीव कि दो आपके पास ऑप्शन है। जैसे आपने कहा कि हमने भारत के साथ जंगी भी लड़ी कश्मीर को हासिल करने के लिए, छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए और जो स्टेटस को है वो अपनी जगह पे कायम है। तो ऑप्शंस क्या हैं आपके पास? सबसे बड़ा देखें, बैन अवी अगर ताल्लुकात देखें इंटरनेशनल रिलेशंस में, अब सारी दुनिया को पता है कि जो आपकी बात सुनी जाती है वो सुनी जाती है कि आपका जो मुआशी मसल है वो कितना स्ट्रांग है। अगर भारत आज कश्मीर के अंदर जो भी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है और उसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा हो या मगरब के ममालिक हों, वो कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल व्यू नहीं लेते, तो उसकी वजह यही है कि भारत का एक इकोनॉमिक मसल है। बल्कि हमारे जो दोस्त इस्लामी ममालिक हैं, खास करके अरब ममालिक, अब तो वो भी भारत पर कोई तनकीद नहीं करते कश्मीर को लेकर के। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो आपकी फॉरेन पॉलिसी को भी ड्राइव करते हैं। तो हमारे लिए क्या ऑप्शन है? एक सबसे बड़ा ऑप्शन ये है कि हम चाहते हैं कि कश्मीर पर दुनिया हमारी बात सुने। उसका सबसे पहला जो काम आपने करना है, आपको मुआशी तौर पर मजबूत करना है। आपको अपने पाँव पे खड़ा होना है। जो आपने कर्ज़ों की बात की, एक से कर्ज़ा लिया, दूसरे को वापस किया, दूसरे से लिया, तीसरे को वापस किया। हर 2-4 साल बाद आईएमएफ के पास आप चले जाते हैं, दोस्तों के पास चले जाते हैं कशकोल लेके। तो फिर आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो सॉल्यूशन क्या है? कि कश्मीर का जो आपका जो भी आपका नुक्ता नज़र है, प्रिंसिपल स्टांस है, उसको ज़रूर रखें अपने सामने। लेकिन फ़ोकस करें आप अपनी इंटरनल फॉल्ट लाइन्स के ऊपर, फ़ोकस करें आप अपनी मईशत को मजबूत करने के हवाले से। और मेरे ख्याल में यही जो चीन है, चीन इस हवाले से पाकिस्तान को बहुत अरसे से ये मशवरा देता रहा है कि ठीक है, आपके भारत के साथ मामलात अच्छे नहीं हैं, कश्मीर आपका एक समझते हैं कि रूट कॉज़ है। लेकिन उसका तरीकाकार ये है कि आप कश्मीर पर बेशक अपनी पोज़ीशन ना छोड़ें, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग कश्मीर को साथ साइड पे रखते हुए आप अपनी मुआशी और इक्तिसादी पोज़ीशन को तो मजबूत करें। तो जब आप इक्तिसादी तौर पर मजबूत होंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे, फिर भारत के साथ जब मुज़ाकरात की टेबल पर आएँगे, तो शायद आपको कश्मीर के ऊपर बेहतर बारगेन मिले। तो यही मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा इस वक़्त अगर कोई वे आउट है, वो यही है कि आप एंगेज करें, आप ट्रेड एंड कमर्शियल टाइज़ ना सिर्फ भारत बल्कि बाकी जो दुनिया के ममालिक हैं, उनके साथ भी करें। जब इंटरडिपेंडेंसीज़ पैदा होंगी, तो फिर ज़ाहिर है कि भारत के लिए भी ये मुमकिन नहीं होगा कि वो सिंपली गेट अवे विद इट, कि जो मर्ज़ी वो करता फिरे। अब तो हालत ये है कि भारत को ये लगता है कि 5 अगस्त 2019 का भी जो उन्होंने स्टेप लिया है, वो इसीलिए उन्होंने लिया है कि उनको पता है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर, इंटरनेशनली उसकी उतनी से नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा शोर करेगा, एहतजाज करेगा, चंद दिन इधर-उधर टकरे मारेगा, उससे ज़्यादा और क्या कर सकेगा? और हम जो अपना प्लान है, हम उसको अपने तरीके से वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मेरा जो नुक्ता नज़र है वो यही है कि लोग अब ज़रूर इसके ऊपर एटलीस्ट बात करना शुरू हो गए हैं। क्रिटिकल लोग व्यू ज़रूर लेते लेते हैं, बेशक वो कम ही क्यों हैं। और मैं ये भी बता दूं कि मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान में अब जितनी जो सियासी जमातें हैं, वो बेशक तहरीक इंसाफ है, इवन जो मजहबी जमातों को भी ले लें,
वो रेटरिक उनका अपनी जगह पे कि वो कश्मीर के ऊपर जो भी या भारत को लेकर के जो भी बात करते हैं, कोई भी मेरे ख्याल में जो मेन स्ट्रीम की सियासी जमात है वो ये नहीं कहती, उनके मंशूर उठा के देख ले, वो ये नहीं कहती कि हमने भारत के साथ जंग करनी है। वो यही कहते हैं कि हमने भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना। वो पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, इवन तहरीक इंसाफ को ले लें, उनका भी जो नुक्ता नजर है, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है फ्रॉम डे वन, वो अलग बात है कि वो आगे प्रोसेस नहीं चल सका। वो तो यही कहते थे कि अगर भारत एक स्टेप लेगा हम 2 स्टेप लेंगे, क्योंकि जो भी सिविलियन इधर लीडर है या गवर्नमेंट है उसको पता है कि जब तक आप भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर नहीं करेंगे, जो आपका मुआशी प्लान जो भी है, आप आम आदमी को जो आप देना चाहते हैं, जो उनसे वादे वईद किए हैं, वो पूरे नहीं कर सकेंगे। और इसी वजह से इवन कि अगर आप जब इस मुल्क में डायरेक्ट मिलिट्री टेक ओवर हुआ, जियाउल हक के दौर में आप देख लें, उस वक्त भी मेरे ख्याल में अगर आप देखें तो ताल्लुकात गालिबन जब 77 के बाद जब जियाउल हक आए, उससे पहले ताल्लुकात अगर आपके खराब भी थे तो फिर एक फेज बीच में आया 2-4 साल, जहां पे आपको ये लगा कि दोनों मुल्कों के दरमियान शायद ताल्लुकात बहुत बेहतर होने लगे हैं। हमने मुरार जी देसाई को निशाने पाकिस्तान तक दे दिया, और वो यही वजह थी कि उस वक्त जियाउल हक को भी पता था कि अगर आपने अपनी उसने डिक्टेटरशिप सस्टेन करनी है तो लोगों को अगर मुआशी तौर पर कुछ देना है तो भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना पड़ेगा। एग्जैक्टली मुशर्रफ साहब ने भी यही किया। जब वो एक्चुअली ईवान सदर में आए तो उनको रियलाइज हुआ, ब्रॉडर पिक्चर नजर आई, यार ठीक है, कश्मीर पर जो भी मौकफ था, जब एज एन आर्मी चीफ मेरी एक पोजीशन थी, जब अब मैं सदर हूं तो मैंने तो 20-22 करोड़ अवाम के लिए रोटी का भी इंतजाम करना है, तो उसके लिए फिर वो पीस प्रोसेस की तरफ भी गए। तो ये रियलाइजेशन जरूर है, जब आप इक्तदार के ईवान में बैठते हैं, जब आपको बड़े फैसले करने होते हैं, ये आपको जरूर पता है। बस सवाल मेरे ख्याल में यही है कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, उसके ऊपर कंसेंसस शायद कभी नहीं हो पाता, क्योंकि इस दफा अगर हमारी अस्करी क़यादत की ख्वाहिश थी कि ताल्लुकात को कुछ वे आउट निकाला जाए, कुछ रिलेशनशिप मैनेज किया जाए, लेकिन जो सियासी क़यादत थी, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, शायद उनको लगा कि पॉलिटिकली ये उनके लिए ये कोई अच्छा स्टेप नहीं होगा कि वो इस तरह का स्टेप लें, और उन पर ये इल्जाम आए कि उन्होंने कश्मीर पर कुछ सौदाबाजी की है। तो इस कंफ्यूजन की वजह से शायद मामला जो हैं वो आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मतलब आपको समथिंग हैज टू चेंज, और ये करना पड़ेगा चेंज, अदरवाइज ये जो विशेष एक साइकिल है, हम उसी में फंसे रहेंगे। जी कामरान साहब, आपने बहुत बहुत अच्छी बात की। तो सर मैं गुजारिश करूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हमारे वजीर खारजा हैं, डीप डाउन उनको भी एहसास है कि हमारी इस पॉलिसी का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आपको याद है उन्होंने एक दफा कहा था कि पाकिस्तानी और कश्मीरी किसी खाम ख्याली में ना रहें, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के लिए कोई हार लेकर नहीं खड़ा हुआ। तो सर जो कश्मीर में हमने मिलिटेंसी को सपोर्ट किया, उसके बारे में इरशाद महमूद साहब एक दोस्त है मेरे, ही हिमसेल्फ इज अ कश्मीरी, तो वो एक दफा कश्मीर गए, अब्दुल गनी लोन जो कश्मीरी लीडर थे, उन्होंने अपने बेटे की शादी पे उनको बुलाया था। तो वो जब वापस आए तो वो कहते हैं जी मिलिटेंसी ने कश्मीर को तबाह कर दिया है। आफ्टर दैट ही बिकेम अ स्ट्रॉन्ग अपोनेंट ऑफ मिलिटेंसी इन कश्मीर। लेकिन हमारे यहाँ कोई रियलाइजेशन नहीं है नेशनल लेवल पे कि भाई 32 साल हो गए हैं इस मूवमेंट को, अगर उसका अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है तो हमें रीथिंक करना चाहिए, इसको हमें रिकंसिडर करना चाहिए। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि इफ यू फाइंड योर सेल्फ इन अ होल तो स्टॉप डिगिंग एटलीस्ट। तो हम अनफॉर्चुनेटली उस पॉलिसी को रिकंसिडर करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ा लिखा तबका है, हमारे रिटायर्ड एम्बेसडर्स, रिटायर्ड प्रोफेसर्स, इंटेलेक्चुअल्स, पोएट्स, वो भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। हर बंदे को अपना कंफर्ट जोन जो है ना वो बहुत प्यारा है। उनको ये डर लगा रहता है कि अगर मैंने ये बात की तो पता नहीं किसको नापसंद आ जाए। और ऐसे लोग जो जो अभी मतलब 20-20 साल पहले रिटायर हुए हैं, अब तो उनको किसी लालच नहीं होना चाहिए किसी सरकारी नौकरी का, वो भी नहीं बोलते, वो भी नहीं गाइड करते कि यार आपने पूरी दुनिया देखी है, आपको पता है कि इस तरह के मसाइल कैसे हल होते हैं, इकोनॉमी को कैसे बेहतर बनाना है। तो हमारा मसला यही है कि हम कंफर्ट जोन से बहुत मोहब्बत करते हैं और हमें खौफ लगा रहता है कि अगर हमने ये बात कर दी तो पता नहीं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। मसलन मैं नाम लेना चाहता हूं, शमशाद साहब थे हमारे, शमशाद अहमद फॉरेन सेक्रेटरी थे, एम्बेसडर रहे बेशुमार मुल्कों में। रियाज खोखर साहब थे। अब इस तरह के जो लोग हैं वो क्यों नहीं बोलते कि भाई हमारी इकोनॉमी की हालत ये है, इसको इस तरह से ठीक कर लो। हमारे जो रिटायर्ड जनरल्स हैं जिन्होंने पूरी दुनिया देखी होती है, हमारे जर्नलिस्ट हैं, वो क्यों नहीं एक कलेक्टिव एक स्टेटमेंट साइन करते
कि यार पाकिस्तान के ये मसाइल हैं, इनमें से ऐसे निकला जा सकता है, ताकि इमरान खान को भी कुछ सपोर्ट मिले कि यार कल मैं अगर ये कदम उठाता हूं तो कुछ ना कुछ लोग मेरे साथ हैं जो साथ हैं, और वो अवाम को, पब्लिक ओपिनियन को तैयार भी कर सकते हैं। तो ये जो है ना, वो जो कहते हैं ना हु विल बेल द कैट, वो नहीं है। थोड़ी बहुत डिबेट मुझे भी इल्म है कि होती है ड्राइंग रूम की हद तक कि यार इससे हमें निकलना पड़ेगा, इस नफरत का, इस दुश्मनी का कोई नतीजा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। लेकिन पब्लिकली वो लोग कहने के लिए तैयार नहीं है ये बात, अनफॉर्चुनेटली। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन अगेन मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा। अब कुछ ना कुछ जरूर बात होती है। अगेन मैं ये नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग हुआ तो मैं एक सेशन में वहां पे मौजूद था, तो वहां पे रियाज मोहम्मद खान जब इसी चीज के ऊपर डिस्कशन हो रही थी तो उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि जब हमने 1998 में एटमी धमाके किए, तो एटमी धमाके करने का जो एक सबसे बड़ा जो पर्पस था कि हमने, क्योंकि कन्वेंशनल जो रिवायती तौर पर हम तो भारत जो जितनी बड़ा मुल्क है, जितनी बड़ी फौज है, मुकाबला नहीं कर सकते, तो न्यूक्लियर धमाके करने का मकसद ये था कि हम एक मिनिमम डिटेरेंस जब वो अचीव कर लेंगे, तो इसका मतलब ये है कि एक फुल फ्लैज वॉर का भारत के साथ जो चांस है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों ममालिक न्यूक्लियर पावर है। और जब वो डिटेरेंस हमने अचीव कर लिया, तो उस वक्त जो थिंकिंग थी एट वन टाइम कि वो जो रिसोर्सेज फिर बचेंगे जो हमने रिवायती हथियारों पे खर्च करने हैं, वो हम डाइवर्ट करेंगे टूवर्ड्स आवर इकोनॉमी एंड द वेल बीइंग ऑफ द पीपल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कहा कि वो नहीं हुआ, कि हम न्यूक्लियर ताकत बन भी गए, लेकिन बावजूद उसके कि हमारा जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो भी तवातुर से वो बढ़ती रही। तो आइडिया उस वक्त भी लोगों के दिमाग में ऐसा नहीं है कि नहीं था, कि जब ये सारा काम हुआ तो पर्पस ही उसका ये था कि आप न्यूक्लियर जब डिटेरेंस हो जाएगा तो आपको पता है कि ठीक है, अब अमेरिका उस तरह भारत जो है हमारे पे हमला नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि हम एक न्यूक्लियर ताकत हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिर आगे चल के वो चीज कहीं ना कहीं खत्म हो गई। तो ये जरूर है। और दूसरा जो आपने बात की कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी को सपोर्ट करने की, ये बात भी एटलीस्ट चलें ड्राइंग रूम की हद तक, और कहीं ना कहीं कुछ इनडायरेक्टली भी अब लोग बात करते हैं कि एक तो जो अगर होम ग्रोन, वहां पर ये बात भी अपनी जगह पे मौजूद है कि वहां पे रिजेंटमेंट तो है, वहां पे एक रेजिस्टेंस तो कश्मीरियों की जरूर है। लेकिन क्या जो हमने मिलिटेंसी को या इधर से लोग जब पहले भेजते रहे, उससे उसको फायदा हुआ? बिल्कुल नुकसान हुआ। खास करके 9/11 के बाद भारत को ये मौका मिल गया कि जी उसने इक्वेट कर दिया इसको दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से, कि ये तो दहशतगर्दी है। और ये लोग डिबेट करते हैं कि फर्ज करें कि अगर हमने सिर्फ अपनी जो सपोर्ट है, जो कश्मीर के अंदर रेजिस्टेंस है, वो अखलाकी और सियासी और डिप्लोमेटिक रखी होती, और जो वहां पर लोकल पॉपुलेशन अगर वो भारत के खिलाफ हथियार उठा रहे हैं और लोकल रेजिस्टेंस होती, तो आज हमारी सियासी और अखलाकी और डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग पोजीशन होती कि जब हम फोरम्स पे जाके बात करते कि कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है और वो रेजिस्ट कर रहे हैं, खुदारा उनके लिए कुछ कीजिए। लेकिन हमारी उनको सपोर्ट करने की वजह से भारत को यह मौका मिला कि देखें जी ये तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो अब मेरे ख्याल में अब तो वैसे भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिस तरह के इकदाम भारत ने किए हैं, फेंसिंग की हुई है और जिस तरीके के इकदाम किए हैं, माजी के मुकाबले में शायद अब वहां पर लोग भेजना वो इतना आसान नहीं है। और अभी भी ज़ाहिर है कि पाकिस्तान और उसके अलावा पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव भी है। 9/11 से पहले शायद ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट करना, ये कहीं ना कहीं आप इससे निकल जाते थे। अब जिस तरीके के हालात हैं, वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हो, वो अमेरिका की तरफ से दबाव हो, या बहुत से और मसाइल हो, पाकिस्तान चाहते हुए भी मेरे ख्याल में उस पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं रख सकता। शायद इसी वजह से अब एक कोशिश जो हम वो करते हैं कि जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाएं। तो मेरे ख्याल में इन दो पॉइंट्स के ऊपर कि हमें मईशत के ऊपर भी फोकस करना चाहिए अपनी, एंड सेकेंडली कि जो हमने मिलिटेंसी को वो सपोर्ट किया कश्मीर के अंदर, वो शायद पॉलिसी अब टेनेबल नहीं है। उसका नुकसान हमें ज्यादा हुआ है बनिस्बत फायदा होने के, क्योंकि जब हमने ये काम किया तो बजाय जब हम कश्मीर के मौकफ को लेके बाकी दुनिया के पास जाते हैं, वो उल्टा हम पर इल्जाम लगाते हैं कि जी आपकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो शायद हमारे जो भी फैसला साज है उनको लगा कि शायद इस तरीके से हम भारत को मजबूर करेंगे कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर आए। वो किसी हद तक कहीं अचीव भी हुआ, बट इन द लॉन्ग रन जो मौजूदा सूरत हाल है, अगर हाइंड साइड में देखें
तो उस पॉलिसी का हमें नुकसान हुआ। तो लेट्स होप कि फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स कि हमारी पॉलिसी जो है इसके बारे में बिल्कुल क्लियर होगी। और इसमें मेरे ख्याल में खुद वज़ीर आज़म इमरान खान, हमारी जो अस्करी क़यादत है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, कई दफा पब्लिकली ये बयान दे चुके हैं कि अब हम अपनी सरजमीन जो है वो भारत के खिलाफ या किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाजत नहीं देंगे। इससे पहले जनरल मुशर्रफ ने खुद जब वाजपेयी सार्क कॉन्फ्रेंस में आए, एक जॉइंट स्टेटमेंट जिसमें मौजूद है, जिसमें उन्होंने कमिटमेंट दी, और उसके बाद हमने 2003 का जो सीज फायर भी हुआ और तकरीबन 2011 तक उस पर इम्प्लीमेंट भी रहा। और उस दौर में कहा यही जाता है कि बिल्कुल जो पाकिस्तान की पॉलिसी थी, इस तरह के ग्रोहों को, इस तरह के ग्रुपों को पाकिस्तान ने या तो हिमायत करना छोड़ दी या उनको कंट्रोल कर लिया, जिसके नतीजे में हमने देखा कि एक फेज आया 2004 से 2007 तक, जहां पे बहुत सस्टेन्ड नेगोशिएशंस हुए बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और एक वक्त पे लगा भी कि शायद दोनों मुल्क जो हैं वो मसला कश्मीर के हल के करीब हैं। नॉन पेपर्स भी कहते हैं दोनों मुल्कों के दरमियान एक्सचेंज हुए, वो 4 पॉइंट फार्मूले की भी बात होती है। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पहले कोशिश होती रही है, और अब भी शायद इसका लॉन्ग टर्म मेरे ख्याल में सोल्यूशन यही है कि आप मॉरली, पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली जरूर कश्मीरियों को सपोर्ट करें। अगर होम ग्रोन वहां पर उनको रेजिस्टेंस इंडिया को मिल रही है तो वो बिल्कुल उनका मसला है, लेकिन हमारी तरफ से शायद उस तरह से ओपनली और इस तरह की आर्म्ड जो सपोर्ट है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका हम नतीजा देख चुके हैं कि हमें नुकसान ज्यादा हुआ है बनिस्बत फायदे की। अच्छा कामरान साहब, जनरल मुशर्रफ ने ये एश्योरेंस दी इंडिया को कि 2004 की ये बात है कि अब पाकिस्तान की टेरिटरी जो है वो टेररिज्म एक्सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। और सर उसके बाद फिर 2008 में हमने मुंबई अटैक भी देखे, जिसकी वजह से इंडिया में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। तो सर कश्मीर की हम बात अगर करें तो सर हमारे सबसे पॉपुलर जो है, हमारे सबसे जो जिनसे हमको मोहब्बत है, लीडर जो थे जिनको हमने सबसे आला अपना अवार्ड भी दिया, उनका जो फ्यूनरल भी हमने इतने बड़े पैमाने पे किया, सैयद अली गिलानी साहब। तो सर सैयद अली गिलानी साहब का जो व्यू था, उनका एक बड़ा मशहूर इंटरव्यू है कि मुसलमान जो है वो किसी नॉन मुस्लिम सोसाइटी में नॉन मुस्लिम्स के साथ नहीं रह सकता, और ये ऐसे ही है जैसे एक मछली को डेजर्ट में रहना पड़े। अगर हम सैयद अली गिलानी साहब के स्कूल ऑफ थॉट पे चलेंगे, उनकी थिंकिंग पे चलेंगे, फिर तो ये मसला कभी हल नहीं हो सकता। तो फिर तो जो है इंडिया के जो 20 करोड़ 22 करोड़ मुसलमान हैं, उनको भी यही कहा जाएगा कि भाई कश्मीर में अगर मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, नॉन मुस्लिम्स के साथ नहीं रह सकते, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो इससे तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। शायद इसी वजह से देखें, जो ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस थी उसमें कुछ इख्तलाफात भी थे कि जो सैयद अली गिलानी थे, उनकी जो पोजीशन है, और एक क्रेडिट उनको जाता है कि उनकी पोजीशन जो है वो कंसिस्टेंट रही है, उसमें तब्दीली नहीं आई। लेकिन उसमें जो दूसरे लीडरान थे, जिसमें मीरवाइज उमर फारूक या यासीन मलिक, इस तरह के जो लोग हैं, उनकी पोजीशन थोड़ी सी मॉडरेट थी, वो थोड़ा सा डिफरेंट पोजीशन ली थी। लेकिन जो सैयद अली गिलानी की आप बात करें, यूजली आप उसको इस तनाजुर में भी देख सकते हैं कि ठीक है, उनका एक अपना बिलीफ भी था, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी लोग कहते हैं कि जब आप इस तरह की किसी जदोजहद में जब होते हैं तो शायद आप एक मैक्सिमम पोजीशन वो लेते हैं, मैक्सिमम पोजीशन लेते हैं, तो तब जाके आपको कुछ ना कुछ मिलता है। तो ये तो, और दूसरा ये बात भी अपनी जगह पे मौजूद है कि जो सैयद अली गिलानी की मुकम्मल हमने हिमायत तो उस तरह से नहीं की, अगर की होती तो उन्होंने तो मुशर्रफ के जो 4 नुकाती प्लान था उस पर भी वो तनकीद करते थे। इवन के जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो पाकिस्तान की हुकूमत का रिएक्शन था, उसके ऊपर सैयद अली गिलानी भी तनकीद करते थे, उसके उसके भी वो हक में नहीं थे। तो उनकी जो पोजीशन थी वो बहुत एक हार्ड लाइन, मेरे ख्याल में एक एक्सट्रीम पोजीशन थी। लेकिन जाहिर है कि वो इतने अरसे से एक कंसिस्टेंट उनकी पोजीशन थी, बट मुझे लगता है कि शायद वो एक मैक्सिमम पोजीशन थी उनकी, और शायद उसका पर्पस यही था कि जब कहीं नेगोशिएशंस होंगे तो फिर जाके बार्गेन होंगी। लेकिन जाहिर है कि अब देखने वाली ये बात है कि पाकिस्तान जो है वो जब सोल्यूशन की अगर बात करें तो वही वाली बात है कि इसमें ऑप्शन अगेन है कि दोनों ममालिक जो हैं, अब भारत भी जो है वो भी तो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, वो उसको अटूट अंग समझता है, लेकिन पाकिस्तान उसको अपनी अपनी शहरक समझता है। तो पब्लिकली तो ये दोनों ममालिक अपनी पोजीशंस मेंटेन कहीं ना कहीं रखेंगे टिल द टाइम कि जब कोई ऐसा एग्रीएबल सोल्यूशन ना हो जाए, कोई ऐसा विन विन फार्मूला ना आ जाए।
और हमने देखा भी कि दोनों ममालिक ने जब इनके दरमियान मुज़ाकरात हुए, वो बेशक खुफिया मुज़ाकरात हों या पब्लिकली टॉक्स हों, तो कहीं ना कहीं दोनों ममालिक ने अपनी पोजीशन से थोड़ा थोड़ा पीछे भी हटे। द की इज कि दोनों को आपस में इंगेज करना है। तो जब आप इंगेज नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में फिर आपकी पोजीशंस जो हैं वो पहले से भी ज्यादा हार्डन होती जाएंगी। लेकिन जब आप इंगेज करेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो दोनों अतराफ से आपको कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं नजर आएगी। और इसके लिए मेरे ख्याल में एक लॉन्ग शॉट चाहिए। जो समझते हैं कि कश्मीर के मसले का हल आइंदा 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में होगा, मेरे ख्याल में वो रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। इट विल टेक लॉन्गर पीरियड। इतने अरसे से ये चल रहा है, शायद एक लॉन्ग आपको एक रोड मैप चाहिए जिसमें सबसे पहले तो आपने एक कंडीशंस क्रिएट करनी है ऑन बोथ पार्ट्स ऑफ द कश्मीर, जिसमें एटलीस्ट जो कश्मीरीज लिविंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल के उनकी जिंदगियां कम से कम आसान हों। जब वो आसान होगी, थोड़ी सी टेंशन खत्म होगी, और उसके साथ साथ जो दोनों ममालिक के दरमियान ये फैक्ट है कि जो सक्सेसिव लीडरशिप्स हैं दोनों ममालिक की, उन्होंने एक खास नुक्ता नजर अवाम के अंदर भारत को लेकर के और भारत के जो लीडरान है वो पाकिस्तान को लेकर के एक खास नुक्ता नजर लोगों के दिमागों में वो भरा है। अब उसको खत्म करते करते, उसको काउंटर करते करते, उस असर को जायल करते करते टाइम लगेगा। और उसका सबसे जो बेहतरीन सोल्यूशन वो यही है कि हुकूमती सतह पर टेंशन कम हो, बयानबाजी कम हो, और छोटे छोटे स्टेप्स जब आप लेंगे तो फिर शायद जब इन बड़े मसलों को आप हल करने जाएंगे तो आपको एक जो पब्लिक ओपिनियन है वो आपको उस तरीके का मिले कि शायद आपको बहुत ज्यादा ऑपोजिशन ना मिले। लेकिन इट्स अ लॉन्ग शॉट मेरे ख्याल में। इसके लिए दोनों अतराफ से बहुत बड़ेपन का मुजाहरा करना पड़ेगा, एक स्टेट्समैन लाइक आपको दिखाना पड़ेगा, जो अभी मुझे नहीं लगता कि दोनों ममालिक के दरमियान ऐसी एपिटाइट मौजूद है कि वो इस तरह का कुछ स्टेप लेंगे। कामरान साहब, सैयद अली गिलानी की जो आपने पोजीशन की बात की कि जी वो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेते थे, तो बात यह है कि जब रिलीजन को आप इसमें ले आते हैं ना तो फिर कंप्रोमाइज की गुंजाइश खत्म हो जाती है। तो आप ये कहते हैं कि ये जो पोजीशन है ना, मेरा जो मौकफ है, दिस इज डिवाइनली सैंक्शनड पोजीशन। तो एक दफा उन्होंने खुद कहा कि नरेंद्र मोदी ने वजीर आजम बनने से पहले मेरे पास अपने कुछ लोग भेजे थे, वो मुझसे बातचीत करना चाहते थे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया क्योंकि उनका जो जो सोर्स है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, वो आरएसएस है, जो एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है। अब ये बड़ी हैरानी की बात है, एक बंदा जिसके बारे में खुद ये है कि वो एक्सट्रीमिस्ट है, जिसका जमात इस्लामी से ओरिजिन है, वो आरएसएस को कह रहा है कि वो एक्सट्रीमिस्ट है। अब एजी नूरानी आपको पता है कि एक कश्मीर के ऊपर ही इज अ लीडिंग अथॉरिटी ऑन कश्मीर, और उन्होंने 1964 में पहली किताब लिखी थी अपनी कश्मीर पे। तो वो ये कहते हैं कि अली गिलानी इज एन एक्सट्रीमिस्ट, यू कैन नॉट रीजन विद हिम, कि उनके साथ आप माकूलियत की बुनियाद पर बात कर ही नहीं सकते। तो सर, ये जो बातें हैं, ये भी अगर हम डिस्कस करें, कम से कम टीवी चैनल्स हमारे जो हैं वो इस तरह की डिबेट को शुरू करें, हमारे न्यूज़पेपर्स में कॉलम जो लोग लिखते हैं, जो डिस्कशंस होती हैं, जो फोरम्स होते हैं, उसमें जब तक ये चीजें डिस्कस नहीं होंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ इसमें बेहतरी आ सकती है। तो योर फाइनल थॉट्स। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगेन शायद जो हमारी जितनी भी डिबेट हुई है, ये ताली तो फिर दोनों हाथों से बजती है ना। मेरे ख्याल में ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक भारत की तरफ से भी आपको कोई कंसेशन, कोई ऐसी सिग्नल्स नहीं मिलेंगे। अगर आप कहें कि भारत जो है वो अपनी पोजीशन या जो भी उसका मौकफ है वो उसके अंदर कोई तब्दीली ना लाए, और पाकिस्तान से ये तवक्को की जाए कि हम अपना मुहासबा भी करें, हम अपनी हुकूमत के बारे में बहुत ज्यादा क्रिटिकल भी हों, हम हर तरह की जो हमारी पॉलिसीज माजी में रही हैं, जो प्रेजेंट हैं, जो भी चीजें उनके ऊपर तनकीद भी करें, तो शायद ये मुमकिन नहीं है। इट्स अ म्यूचुअल मेरे ख्याल में डिसीजन होगा, और ये आसान हो जाएगा उस वक्त काम कि अगर आपको दूसरी तरफ से भी एक इंट्रोस्पेक्शन देखने को मिले कि भारत के कि यस, दोनों साइड्स अपनी गलतियों का एतराफ करें। ऐसा तो नहीं है कि ये सारा जो प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान का क्रिएट किया हुआ है, या सारी जो रूट कॉज है वो भारत की वजह से है। दोनों अतराफ से गलतियां हुई हैं। तो जब दोनों अतराफ से एक रियलाइजेशन होगी, वो उनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो जो भी लोग हैं, खुल के अगर बात करेंगे, क्योंकि भारत के अंदर भी अगर आप देखें दो के उनका रिकॉर्ड जाहिर है कि वहां पर कभी डिक्टेटरशिप नहीं आई, तसलसल से जमहूरियत रही है।
लेकिन वहां पर भी देखें तो वहां पर भी अगर आप क्रिटिकल जो व्यूज हैं, वहां पर भी जो एक डिसेंट है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। वहां पर मुमकिन है कि आप जो कश्मीर के ऊपर कोई ले लें कि वहां पर अगर कोई शख्स, लेट सपोज के वहां पर क्रिटिकल लोग एनालिसिस करते हैं, अरुंधति रॉय हैं जिनका एक बड़ा क्रिटिकल व्यू है, लेकिन वहां पर जो आम भारतीय लोग हैं वो उनको किस नजर से देखते हैं, उनके बारे में उनका क्या नुक्ता नजर है, वो भी हम सब जानते हैं। तो दोनों साइड से मेरे ख्याल में ये जरूरत इस बात की है कि टेम्परेचर्स, जो ये टेंशन्स हैं, वो उसको कम किया जाए, और खास करके जो सरकारी सतह पर, हुकूमती सतह पर, लीडर की सतह पर कम से कम वो शुरुआत की जा सकती है कि एक पहला कदम तो आप ये कर सकते हैं कि आप कम से कम ये एक जहर आलूद जो बयानात एक दूसरे के खिलाफ देते हैं वो तो कम से कम ना दें, और उससे फिर पब्लिक में एक मैसेज जाएगा। देखें, छोटी सी एग्जांपल है, ऐसा नहीं है कि जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जितनी भी तनाव, जितनी भी हॉस्टिलिटी रही है, अगर आम लोगों को देखें, मतलब मैं भी बहुत से जो भारतीय शहरी हैं उनसे मुलाकात होती है, आपकी भी यकीनन होती होगी, तीसरे ममालिक में जाके मुलाकात होती है, तो आपको वो जो कशीदगी है जो हुकूमती सतह पर आपको नजर आती है वो आपको अदरवाइज नजर नहीं आती, क्योंकि शायद हमारी कल्चर एक है, किसी हद तक जुबान और बहुत सी जो हमारी जो एक एक सिमिलैरिटीज हैं, वो उसकी वजह से हमें वो एक एडवांटेज भी है। और हाल ही में अगर आप देखें कि ये T20 का मैच हुआ, पाकिस्तान ने जब जीता, उसके बाद अगर आप दोनों जो टीम्स के प्लेयर्स और खिलाड़ियों का रद्द-ए-अमल देखें तो वो बड़ा डिसेंट था। वो आपको बिल्कुल नहीं लगता कि ये वो दो ममालिक हैं, दो ममालिक की टीम है जो एक दूसरे के खिलाफ हालिया महीनों में इवन जंग के करीब है, लेकिन वो हॉस्टिलिटी आपको आम सतह पे नजर नहीं आती। तो मेरे ख्याल में ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है। और अगेन आई वुड से कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि लीडरशिप जो बोथ कंट्रीज में है, उनको दे हैव टू टेक द लीड। जब वो लेंगे और अलाउ करें कि पाकिस्तान अपना क्रिटिकल एनालिसिस करे कि हमसे कहाँ गलतियां हुई हैं, भारत के अंदर आप अलाउ करें कि लोग वहां पे क्रिटिकली इसको एनालाइज करें, एंड देन दे कैन थिंक और कि कैसे आगे मूव फॉरवर्ड करना है। अदरवाइज आई थिंक फिर ऐसे ही मामलात रहेंगे, और दोनों ममालिक 70-72 साल से इतनी कशीदगी दोनों मुल्कों के दरमियान रही है, तो आगे भी फिर इसी तरह से चलता रहेगा, बल्कि मजीद जो हैं वो हालात खराब हो सकते हैं। लेकिन अगेन, जिस तरह वो भारतीय वज़ीर आज़म वाजपेयी का मशहूर वो जुमला था कि हम अपने दोस्त और दुश्मन तो तब्दील कर सकते हैं, लेकिन पड़ोसियों को नहीं बदला जा सकता। और यही उनकी रीजन थी जिसकी वजह से वो बस यात्रा पे लाहौर आए 1999 में। तो मेरे ख्याल में हमें ये बात समझने की जरूरत है, हम पड़ोसी हैं, दोस्ती करें या दुश्मनी करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हैं हम पड़ोसी ही। तो बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हमें रियलाइज हो, अगर हम पीसफुली एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करें। कोई भी मसला बड़ा नहीं होता अगर आपके अंदर एक विल हो, हर मसले का हल होता है। अगर आप अपने फॉल्स जो ईगोज हैं वो उसके अंदर ना लाएं, तो किसी भी मसले का हल तलाश किया जा सकता है, वो कश्मीर का मसला हो चाहे कोई और बड़ा प्रॉब्लम हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी नीयत क्या है। अगर दोनों अतराफ से ये नीयत है कि यस, हमने पीसफुली को एग्जिस्ट करना है, इन मसलों का हल निकालना है, तो आई एम श्योर कि किसी भी मसले का हल दोनों मुल्कों के दरमियान निकल सकता है। जी कामरान साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो आपने ये बात की कि दोनों तरफ से गलतियां हुई, उस पे बहुत से लोग ये कहेंगे कि ये फॉल्स इक्विवेलेंस है। मसलन इंडिया की तरफ से क्या गलतियां हुई, पाकिस्तान की तरफ से कुछ गलतियां मैंने आपको गिनवा दी जो पाकिस्तानी मीडिया में आ चुकी हैं। और कंसेशन की जहां तक बात है, तो इससे बड़ी क्या कंसेशन इंडिया देता कि आपको कहा कि भाई हैदराबाद दक्कन की जान छोड़ दो, कश्मीर ले लो, फिर भी आपने नहीं लिया। अब आप मजीद क्या रियायत चाहते हैं? अब देखिए, आज जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की कंडीशन है, इंडिया में जो हॉक्स है ना, वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान विल कोलैप्स अंडर इट्स ओन वेट। तो अब हमें नहीं जरूरत किसी भी सोल्यूशन की। उनकी इकोनॉमी की जितनी बुरी हालत है, तो कोई बात नहीं, उनको हमने काफी कर लिया एंगेज। वाजपेयी साहब, आपने खुद कहा कि वो लाहौर गए, वो हल करना चाहते थे, और जनरल मुशर्रफ ने जमात इस्लामी के जरिए वहां पे हंगामे करवाए। इवन जो फ्रेंडली कंट्रीज के एम्बेसडर्स थे उनकी गाड़ियों के ऊपर भी अटैक करवाए।
तो सर इंडिया से क्या रियायत आप चाह रहे हैं सर? ये मैं आपको एजी नूरानी की एक किताब है, इसका मैं आपको रेफरेंस देना चाह रहा हूं। जैसे हमने अभी बात की कि वो इस वक्त एक लीडिंग अथॉरिटी हैं कश्मीर पे। इस किताब में उन्होंने ये लिखा है कि माउंट बैटन के जरिए इंडिया ने ये ऑफर की नवंबर 47 में जिन्ना साहब को कि आप तीनों रियासतों में हम प्लेबिसिट करवा देते हैं, हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़ और कश्मीर। एंड जिन्ना साहब रिफ्यूज्ड। और मैंने ये पिछले दिनों फेसबुक पे लगाया तो हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं नवाज रजा साहब, उनको मैंने टैग किया कि सर आप बताएं इसके बारे में। तो वो कहने लगे कि जी मैंने राजा जफरुल हक साहब से बात की है और राजा साहब ने ये कहा कि जी कायदे आजम तो बहुत जमहूरियत पसंद इंसान थे, ये उनके ऊपर बोहतान है। तो मैंने उनको कहा सर क्या राजा साहब एजी नूरानी को जानते हैं? जो शख्स उनको जानता है वो उनके ऊपर इस तरह का इल्जाम नहीं लगा सकता। और ये जो बुक है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कराची ने पब्लिश की है। तो राजा साहब से कहें कि वो उनको एक लेटर ऑफ प्रोटेस्ट लिखें और उसके बाद वो प्रेस को इशू कर दें, एजी नूरानी साहब तक भी पहुंच जाएगा। तो सर ये जो है ना, प्लीज लेट्स नॉट लुक फॉर फॉल्स इक्विवेलेंस। इस वक्त हमारी इकोनॉमी बुरी हालत में है, इंडिया की इकोनॉमी उस बहरान से नहीं गुजर रही। और मेरे ख्याल में तो इस वक्त भी इस मसले का वही हाल है जो एमबी नकवी ने कहा था, काफी साल पहले कहा था कि लेट्स मूव ऑन। जो आपके पास है वो आप रखें, जो हमारे पास है हम रखें। ये आज आप हाल मान लें, 10 साल बाद मान लें, 20 साल बाद मान लें। तो सर ये हमें रियलिज्म होना चाहिए। अब ये हमारी इकोनॉमी इस कंडीशन में नहीं है कि हम नखरे करें, प्लीज। जी बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल जो भी आप हकायक बता रहे हैं वो तो फिर और भी बहुत से ऐसे तल्ख हकायक हैं जिस पे मेरे ख्याल में बात की जा सकती है, लेकिन ये बिल्कुल एक ब्लैंकेट मेरे ख्याल में उनको देना कि जी भारत ने कुछ भी नहीं किया, मेरे ख्याल में ये भी थोड़ी ज्यादती है। ऐसा नहीं है, भारत एक बड़ा मुल्क होने के नाते बहुत बहुत दफा ऐसी चीजें हुई। देखें ये इवन मौजूदा जो सूरत हाल में अगर आप देखें, मुझे ये लगता है कि देखें नवाज शरीफ के ऊपर जाहिर है कि कोशिश की उन्होंने और सम और दी अदर वो सक्सेसफुल नहीं हुए कि शायद हमारे यहाँ सिविल मिलिट्री जो क़यादत थी या जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी उनका इतना भरोसा नहीं था नवाज शरीफ के ऊपर। लेकिन जब इमरान खान आए तो आई कैन से विद सर्टेनिटी कि उधर भारत से जरूर गलती हुई कि भारत कहाँ पे कंसेशन दे सकता था कि जब उन्होंने ये कहा इमरान खान ने कि आप एक कदम बढ़ाएंगे तो मैं 2 कदम बढ़ाऊंगा, तो भारत ने क्या किया आपको पता है कि पहले इवन के उसके बावजूद कि जब बालाकोट वाला और पुलवामा वाला इंसिडेंट हो चुका था, उसके बावजूद जब री इलेक्शन हुआ मोदी साहब का, तो उससे पहले उन्होंने ये कहा कि मोदी साहब अगर इलेक्ट होके आएंगे तो वो अच्छा है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इस तरह के जो लीडर्स होते हैं वो मसला कश्मीर या बाकी जो मसाइल है उनके हल के लिए मददगार साबित होते हैं। लेकिन बजाय इसके कि वो उस चीज को रिस्पॉन्ड करते, और पहली दफा यह भी था कि आपको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और जो हमारी सिविलियन की आदत है वो सेम पेज पे नजर आ रही थी, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी इसलिए सेम पेज पर थी और वो चाहती थी कि इमरान खान भारत को रीच आउट करें और उनका ये जो पीस ओवरचर है वो सक्सेसफुल हो, ताकि वो दुनिया को भी और डोमेस्टिकली ये भी बता सकें कि देखें जी हम कभी भी भारत के साथ दोस्ती के खिलाफ नहीं थे, पुरअमन तरीके से हल करने के मसाइल को उसके खिलाफ नहीं थे। ये तो हमारे पूरे इल्जाम था कि जी वो नवाज शरीफ या पीपल्स पार्टी वाले लगाते थे। अब ये देखें इमरान खान साहब आए, सब कुछ हो गया। उस वक्त भारत ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। भारत बजाय इसके कि रिस्पॉन्ड करता, उन्होंने 5 अगस्त 2019 वाला वो काम कर दिया। और इसीलिए शायद लोग कहते हैं कि अब जब वज़ीर आज़म इतने ज्यादा बिटर हैं हमारे, जब उनको कभी मोदी साहब को फाशिस्ट भी कहते हैं, कभी हिटलर से तशबीह देते हैं, वो कहते हैं कि वो पर्सनली हर्ट हैं, क्योंकि उनके दिमाग में जो नक्शा था कि ठीक है मैं तो मुंतखब होके आ गया हूं, जब मोदी साहब दोबारा आएंगे तो हम मिल करके जो एक पीस प्रोसेस को आगे लेकर के चलेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब को भी पता था कि भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर किए बगैर जो भी उनका विजन था पाकिस्तान को लेकर के उस पर वो इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो जहां पर भारत से बहुत बड़ी गलती हुई, और भारत के एक जो सफीर, अब तो ज़ाहिर उनके सफीर नहीं है, वो वहां से जब चले गए, जब मैंने उनसे ये पूछा कि आपको हमेशा ये गिला रहता था कि आप पाकिस्तान के सिविलियन लीडर्स के साथ इसलिए एक हद से ज्यादा आगे नहीं जाते क्योंकि आपको पता है कि उनको सपोर्ट हासिल नहीं है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की। मैंने कहा लेकिन इस दफा तो आपको पता है कि इमरान खान साहब तो पूरी अशीरबाद के साथ आए हैं
मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और अगर वो अमन की बात कर रहे हैं तो आप समझ लें कि उनकी अप्रूवल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से भी आई है। तो आपको नहीं लगता कि ये रियलिस्टिक अप्रोच है? एक आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि पहली दफा पाकिस्तान के अंदर आपको सिविल मिलिट्री लीडरशिप सेम पेज पे हैं, तो इनके साथ आप बातचीत करें और इसको आगे लेकर के जाएं। और उन्होंने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने इस बात को का एतराफ किया कि यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, और यही पैगाम मैं लेकर दिल्ली भी गया और उनको बताया है कि ये हमारे लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि पहली दफा ये सेम पेज पे हैं तो हम आगे बढ़ें। लेकिन भारत ने बजाय इसके कि वो हमें पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते, उन्होंने एग्जैक्टली वही किया जो आप कह रहे हैं कि उनको ये लगा कि पाकिस्तान तो माशी तौर पर इतना कमजोर है, पाकिस्तान को तो हमें इंटरनेशनली आइसोलेट करना चाहिए, पाकिस्तान को हमें, जो वो अजय डोवल साहब भी हैं ऑफेंसिव डिफेंसिव, कि हम अब दोबारा चांस नहीं देना चाहिए पाकिस्तान को। और वो यही हुआ कि उन्होंने बजाय कि वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते, वो नहीं किया, और फिर नतीजा ये निकला कि दोनों मुल्कों के दरमियान मजीद कशीदगी बढ़ी। तो भारत की तरफ से भी गलतियां हुई हैं। भारत बीइंग अ बिगर कंट्री, उनकी शायद ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो थोड़ा चीजों को आगे लेकर के चलें, क्योंकि 2004 में भी जब ये फैसला हुआ था कि प्रोसेस को इररिवर्सिबल बनाना है, ये बात भी तय थी कि जब आप मसला कश्मीर के हल के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए जाएंगे, तो दोनों ममालिक की तरफ से जो हॉक्स हैं वो जरूर रुकावटें पैदा करेंगे। तो अगर वो जब रुकावट पैदा करेंगे तो आप उनके बहकावे में आ जाएंगे, तो मसला तो वहीं पे रुक जाएगा। तो आपने साबित कदम रहना है। अगर कोई भी वाकया होता है तो आपने कोशिश करनी है कि प्रोसेस को टूटने नहीं देना। तो जब आप प्रोसेस को टूटने नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं किसी नतीजे में पहुंच जाएंगे। गलतियां पाकिस्तान से भी हुई हैं, लेकिन भारत भी जो है, मेरे ख्याल में कोई फरिश्ता नहीं है, उनसे भी गलतियां, और खास करके ये जो लास्ट जो अपॉर्चुनिटी उन्होंने खुद गंवाई है, मुझे लगता है कि अगर वो इमरान खान साहब का जो पीस ओवरचर था, बावजूद उसके पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ, कशीदगी हुई, सब कुछ हुआ, उसके बावजूद भी वो रिस्पॉन्ड कर लेते, 5 अगस्त 2019 वाला ना करते, तो आई कैन टेल यू कि जो इमरान खान साहब की क़यादत में जो कंसेशंस मिल सकती थी भारत को, वो शायद कोई और पाकिस्तान में सिविलियन लीडर आपको ना देता। कामरान साहब, यहाँ पे जिन बिटर फैक्ट्स की आपने बात की, जो इंडिया ने गलतियां की, तो क्या यही एक बड़ी गलती है इंडिया से जो हुई कि उन्होंने इमरान खान के ओवरचर्स का जवाब नहीं दिया? तो सर, बात यह है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान तो एक है ना, चाहे उसका प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ है या जरदारी है या गिलानी है। तो सर, बात यह है कि नवाज शरीफ में क्या खराबी थी? जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर यहां खुद आया, उसको तो एस्टैब्लिशमेंट कह रही है कि जमात इस्लामी को यूज करो, नवाए वक्त को यूज करो और उसके खिलाफ एजिटेशन कर दो, लाहौर की सड़कों पे खून बहा दो। तो अचानक इमरान खान आता है तो फिर वो उसके पीछे लग जाते हैं कि भाई अब तुम अमन कर लो। तो भाई उसके खिलाफ तो अपोजिशन ऑलरेडी कह रही है कि वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। तो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के पास क्या मैंडेट था? फर्ज करें कि मुज़ाकरात शुरू हो जाते, तो फिर क्या होना था? यही होना था ना कि भाई ये वैली जो है ना, ये हमें दे दो, वैली में रेफरेंडम करवा दो, जिस रेफरेंडम को हमने 1948 में या उसके बाद कभी कबूल नहीं किया, कभी अवाम को नहीं बताया कि उसकी शर्तें क्या थी। उसकी सर सबसे पहली शर्त यह थी कि पाकिस्तान विल विड्रॉ ऑल इट्स ट्रूप्स एंड सिविलियंस जो वहां के रेजिडेंट्स नहीं हैं। उसके बाद इंडिया जो है वो बल्क ऑफ ट्रूप्स को वापस बुलाएगा और उसके बाद वहां प्लेबिसेट होगा। तो पाकिस्तान ने वो पहली कंडीशन ही पूरी नहीं की। अब अगर हम फिर भी उसी चक्कर में पड़ते तो यही होना था कि हाँ भाई, कश्मीर का मसला हल कर दो हमारी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक, बस सब ठीक हो जाएगा। तो सर, बात यह है कि कौन सी डेड यानी बॉटम लाइन क्या है पाकिस्तान की? इज पाकिस्तान विलिंग टू एक्सेप्ट द स्टेटस को और नॉट? वरना 50 साल और करते रहें, जो इकोनॉमी का हाल है ठीक है, फिर करते रहें इसी तरह से। तो ये हमारी एस्टैब्लिशमेंट को, हमारे सिविलियंस को, इंटेलेक्चुअल्स को ये सोचना होगा कि भाई इसका हल है क्या? ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो हम 70 साल से कह रहे हैं कश्मीर का मसला हल कर दो, एवरीथिंग विल बी हंकी डोरी। भाई किन लाइंस पे हल कर दो? आपको प्लेट में रख के कश्मीर मिल रहा था, नहीं लिया आपने, अब छोड़ दें उसकी जान। जी प्लीज। जी, देखें ना, उसका हल तो इसका ये है कि सबसे पहले तो ये ओवरनाइट तो हल नहीं होगा, मुज़ाकरात के जरिए होगा ना। इवन कि अगर आप कहते हैं कि स्टेटस को मेंटेन करें, जो कश्मीर हमारे पास है हम रख लें, जो उनके पास है वो रख लें, तो उसके लिए भी कोई तरीकाकार तय होगा ना। आप बातचीत करेंगे ना, बातचीत किए बगैर अगर कोई भी, अगर हम ये समझते हैं कि बस चुप करके हम ये कह दें, डू यू थिंक कि देखें, आप रियलिज्म की बात करें ना, लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि आप हम हमारा मौकफ नाजायज भी है,
लेकिन अब एक मौकफ पे अगर अड़े हुए हैं, डू यू थिंक कि मॉरली हमारे में इतनी करेज है कि आज हम एक हमारा प्राइम मिनिस्टर उठ के या हमारा आर्मी चीफ उठ के कौम से खिताब करे और उनसे कहे जो बातें आपने की, देखें जी हमारे पास मौके थे, हमने गलतियां की, भारत बिल्कुल ठीक है, हमने ये नहीं किया, अब हमारी हालत ये है कि हम 3 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमने ये फैसला किया है बगैर मुज़ाकरात किए, बगैर कुछ किए, कि हम ये कहते हैं कि ठीक है, जो कश्मीर भारत के पास है वो भारत रख ले, जो हमारे पास है हम रख लेते हैं, और बात खत्म। देखें ये इतना आसान भी नहीं है, मतलब इतना रियलिस्टिकली उसके लिए भी अगर जो आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन भी है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर भी या जो फैसला साज है उनको भी इस बात का अदराक है कि जब इसका मसला है कश्मीर का हल होगा तो वो वैसा नहीं होगा जो हम चाहते हैं, या भारत जो चाहता है वैसा नहीं होगा जो जैसे भारत चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको मुज़ाकरात की टेबल पे आना पड़ेगा। तो मुज़ाकरात जब आप करेंगे तो कहीं ना कोई उसका रास्ता निकल आएगा, लेकिन बगैर मुज़ाकरात किए, बगैर सब कुछ किए, अगर आप ये कह लें कि हम सिंपली खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर उठे और मान ले कि यस वी हैव अ प्रॉब्लम, हाँ इंटरनल मीटिंग्स में जरूर आप ये इसके ऊपर डिबेट हो भी रही होती है, बहुत से दफ्तर खारजा के लोग हैं उनसे बात होती भी है, रियलाइजेशन है, और वो यही कहते हैं कि ठीक है कश्मीर पर जो स्टेटस को है उसको बरकरार रखें, लेकिन हमें अपनी जो अंदरूनी कमजोरियां हैं, अंदरूनी जो हमारे मसाइल हैं, उनको सबसे पहले हल करना होगा, उसको फोकस करना होगा, हर चीज को हमने लिंक नहीं करना विद कश्मीर। अब जब वो काम आप करेंगे और उसमें फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि ठीक है कश्मीर का मसला अपनी जगह पे मौजूद है, कि लेट्स रिज्यूम ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड विद इंडिया, लेट्स नॉट बिकम अ हर्डल एज फार एज ये रीजनल कनेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं, तो उस तरीके से जब आपकी मैशत जब मजबूत होगी और साइमल्टेनियसली, क्योंकि एक मॉडल तो ये भी है कि ट्रेड, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ये चीजें करें और साइमल्टेनियसली बाकी इश्यूज पर भी बात करें, तो आई थिंक यही है कि आप साइमल्टेनियसली बातचीत करें, जब बातचीत करेंगे आप तो फिर कहीं ना कहीं एक स्टेज ऐसी आएगी। देखें 2004 से 2007 मेरे ख्याल में पाकिस्तान और भारत की जो तारीख है उसमें एक सस्टेन्ड प्रोसेस रहा कि जब कंसिस्टेंटली बैक चैनल पे भी और जो फ्रंट चैनल है उसके ऊपर भी मुज़ाकरात हुए, जब कंसिस्टेंटली वो मुज़ाकरात हुए तो फिर 3 सालों के अंदर ही आपने देखा कि हम किसी ना किसी नतीजे पे आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन के करीब थे। वो अलग बात है कि लोग ये भी कहते हैं कि शायद वो लॉन्ग मार्च जब हुआ और फिर उसको लॉन्ग मार्च को एक तरीके से खुद ही बैक किया गया, क्योंकि मुशर्रफ शायद कश्मीर के ऊपर बहुत बड़ी कंसेशन देने जा रहे थे जो हमारी शायद जो मुक्तदरा हल्के हैं उनको एक्सेप्टेबल नहीं थी, लेकिन पॉइंट ये है कि जब आप 4-3 साल लगातार कंसिस्टेंटली दोनों मुमालिक ने मुज़ाकरात किए तो आप किसी नतीजे पर पहुंचने वाले थे। इसका मतलब यह है कि जब आप मुज़ाकरात करेंगे तो इस बात के इम्कान कहीं ना कहीं मौजूद हैं कि आप किसी हल की तरफ जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है दिस इज द सोल्यूशन। बिल्कुल हमें अपना एक मुहासबा करना चाहिए कि हमसे कहाँ गलतियां हुई, उनको सामने रखते हुए, ये भी नहीं है कि हम बरमला चुप करके एक प्लेट में डाल के ये कह दें कि ठीक है जी हमसे गलतियां हुई, 74 साल में हमने बहुत गलतियां हमने की, भारत से हम माफी मांगे और कहें जी मेहरबानी करके आप जो है ना कश्मीर रख लें, क्योंकि कश्मीरियों के जो कश्मीर के अंदर भी आप जो आप देखें एक रिजेंटमेंट है, वहां पर भी लोग उनके रूल को एक्सेप्ट नहीं करते। तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी बाकी बातें सही, लेकिन हल ये है कि मुज़ाकरात करने हैं, मुज़ाकरात को उस वक्त तक जारी रखें जब तक उसका कोई वे आउट ना निकल आए। वो वे आउट क्या होता है वो मेरे ख्याल में दोनों मुल्क मुज़ाकरात के जरिए तय कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज द अल्टीमेट वे के, और ये जो टेंशंस हैं ऑफ एंड ऑन जो हमारे मुल्कों के दरमियान होती है, इस पर कोई रोड मैप बन जाए कि ये बार बार कुछ अरसे के बाद हम जो ले आते हैं फौजें बॉर्डर पे और सर्जिकल स्ट्राइक्स और फिर ये और वो, ये मेरे ख्याल में सिलसिला खत्म होना चाहिए। जी कामरान साहब, तो सर मेरे ख्याल में तो फर्स्ट स्टेप ये हो सकता है कि आप जैसे लोग जो हैं इस डिबेट को ओपन करें और देखें कि क्या एस्टैब्लिशमेंट इसकी इजाजत देती है कि आप फ्रीली डिबेट कर सकते हैं इन इश्यूज को कि नहीं कर सकते। और सर इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, तो खुदा हाफिज। ओके।